हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारी जो क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर ब्रिक बीड्स एंड बोन्स, उसका टॉपिक देखेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था फाइंडिंग आउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, जिनमें हमने देखा था कि क्राफ्ट प्रोडक्शन मेनली किन किन साइट्स पर होता था हड़प्पा में, और रॉ मटेरियल्स वगैरह क्या थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रॉ मटेरियल्स थे, ये रॉ मटेरियल्स को दर्शा रहा है, मटेरियल सिर्फ उन्हें कैसे प्रोक्योर किया जाता था, यानी कि उन्हें हासिल कैसे किया जाता था। भाई कहीं ना कहीं से तो रॉ मटेरियल्स आए होंगे, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाते थे हड़प्पन लोग। ठीक है, तो कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि बेसिक होते हैं, जैसे कि क्ले हो गई, ये तो लोकली अवेलेबल थी कि भाई मिट्टी तो हर जगह होती है, तो क्ले तो वो अपनी जमीन से ले लेते थे। लेकिन कुछ और होते हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, कुछ स्पेशल टाइप के स्टोन हो गए, वो उनके वहाँ पे नहीं मिलते थे। टिम्बर, भाई लकड़ी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में लकड़ी होती थी, मतलब खेती वगैरह करते थे, लकड़ी भी होती थी, लेकिन इतनी मैक्स लेवल पर नहीं होती थी कि प्रोडक्शन कर पाए। तो इस वजह से जो लकड़ी होती है टिम्बर, वो भी इम्पोर्ट कराते थे। मेटल बहुत ही कम मिलता था उधर, तो जो कॉपर मेटल है वो राजस्थान वगैरह से इम्पोर्ट कराते थे उधर। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्ट करानी पड़ती थी उन्हें। तो वो इम्पोर्ट कुछ जगह कई बार तो इम्पोर्ट कराते थे, और कई बार अपना राज्य बसा लेते थे रॉ मटेरियल के आसपास, ताकि रॉ मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो क्या क्या किया जाता था वो पढ़ता है। तो सबसे पहले इंपोर्ट कराने के लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ये दो टाइप के करते थे, लैंड वाला और सी वाला। सी वाला ये हमें कैसे पता चला करते थे, क्योंकि जो क्ले के मॉडल्स हैं इनके, स्टैंप वगैरह के, स्टैंप यानी कि सील, जो सील मेकिंग वगैरह जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था, उनमें दिखाया गया है कि शिप्स वगैरह की सील्स दिखाई गई हैं, और लैंड के लिए बुलक कार्ट्स की सील्स दिखाई गई हैं। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में बुलक कार्ट्स का यूज होता था, और सी ट्रांसपोर्टेशन में शिप्स वगैरह का, बोट्स वगैरह का यूज होता था। अगर भाई मतलब बाहर वगैरह से कहीं लेके आना है सामान, जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह से कुछ इम्पोर्ट कराना है हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों को, तो वो शिप्स लेके जाते थे और फिर अपना सामान लेके आ जाते थे। ठीक है, और कई बार क्या करते थे, आसपास के राज्य में भी जाना है, मतलब इंडिया के अंदर, तो वो कैसे जाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो कहा जाता है, तो इंडस की जो रिवर्स होती थी, डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह, उनमें अपनी नाव उतार के और अपने चल देते थे, और फिर अपना सामान लेके वापस आ जाते थे। ठीक है, और बुलक कार्ट से वो लैंड रूट पे ट्रांसपोर्ट करते थे इंसान वगैरह को और सामान वगैरह को। फिर अब पढ़ते हैं कि सामान आता कहाँ से था और कैसे आता था। तो सबसे पहले बताया गया है कि जो रॉ मटेरियल की जो साइट्स होती थी, कि मान लो ये रॉ मटेरियल की साइट है, यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है, तो ये क्या करते भाई, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो, छोटी मोटी साइट्स इनकी हैं, तो क्या करते, एक साइट इसके पास बसा लेते अपनी, भाई कुछ लोगों को भेज दिया, उधर जाके अपना घर परिवार बसाओ, और हम आएंगे अपनी जहाज वगैरह लेके, या फिर कैसे भी बुलक कार्ट वगैरह लेके, तो जब हमें रॉ मटेरियल चाहिए हो तुम तोड़ के हमें दे देना, और हम तुम्हारा पैसे वगैरह खर्च सब हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई साइट बना दी रॉ मटेरियल के पास में, हड़प्पन साइट कहलाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर कहाँ है, नागेश्वर है गुजरात के कोस्ट पे, बालाकोट है पाकिस्तान के कोस्ट पे। अब कोस्टल एरिया है तो आप समझ गए कौन सा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है सेल जो कि कोस्टल एरिया पे मिलता है। उसको पाने के लिए इन्होंने क्या किया, गुजरात के कोस्ट पे एक साइट बसा दी कि भाई यहाँ से रॉ मटेरियल ले लेंगे। फिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ से कम रॉ मटेरियल आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के कोस्ट पे भी एक और साइट बसा दी, बालाकोट। तो ऐसे ऐसे दो साइट बसा दी इन्होंने, और वहां दोनों से रॉ मटेरियल लेने लग गए। ठीक है, और फिर एक और एग्जाम्पल बताया गया कि शोरतुगाई इन अफगानिस्तान में भी था इनका हड़प्पन सिविलाइजेशन। वहां पे इन्होंने शोरतुगाई पे एक साइट बसा दी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि शोरतुगाई पे मिलता था एक प्रीसियस स्टोन, उस स्टोन का नाम था लैपिस लजूली। ये ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ही महंगा आता है, प्रीसियस स्टोन होता है। ठीक है, फिर एक और जगह पे उन्होंने साइट बसाई जिसका नाम था लोथल इन गुजरात।
लोथल की इम्पोर्टेंस इन सबसे ज्यादा थी क्योंकि लोथल बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट कराता था उनकी। क्या क्या थी, जैसे कि लोथल जहाँ पे जो उन्होंने साइट्स बसाई थी लोथल में, उसके पास में ही बरूच नाम की जगह थी जहाँ पे वो कार्नेलियन रॉ मटेरियल मिलता था। कार्नेलियन से बीड मेकिंग की जाती थी, येलो कलर का सब्सटेंस होता था। तो जो कार्नेलियन होता है वो लोथल के पास में मिलता था, इसलिए उन्होंने उधर साइट बसाई। और एक और चीज मिलती थी उधर, स्टीयरटाइट। स्टीयरटाइट जो स्टोन है वो भी लोथल के पास में, गुजरात का जो एरिया है उधर और राजस्थान का एरिया है उधर भी मिलती थी। तो उधर से लोथल वाले को बता देते थे ये दोनों। उसके बाद एक और मेजर चीज मिलती थी, वो क्या थी, मेटल्स। मेटल्स में मेनली कौन सा मेटल, कॉपर। कॉपर कहाँ से, आसपास में मिलता था राजस्थान, और राजस्थान से वो मेटल लेके कॉपर हड़प्पन साइट्स को पहुंचा देते थे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा के। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि ये सब तो थी कि भाई साइट एस्टेब्लिश कर दी और फिर वहां से आ गया। अब कई बार क्या होता था, साइट वगैरह एस्टेब्लिश करने से भी उनका काम नहीं चलता, तो उन्होंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई कि भाई कुछ लोगों के समूह को भेज दो, यानी कि 100 बंदे हैं इनको भेज दो, 100 तो नहीं मतलब 10 बंदे हैं इनको भेज दो कि अपने जाएंगे घूमते घूमते हमारे किंगडम के आसपास से, आसपास के एरिया में ढूंढेंगे भाई कोई लोग रह रहे हैं या नहीं, या फिर कहीं पे मेटल वगैरह की माइंस वगैरह हों, खोद वगैरह करके वापस ले जाएं। तो उन्हें एक्सपीडिशन करने के लिए भेज दिया जाता था। एक्सपीडिशन क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फॉर फाइंडिंग समथिंग, यानी कि कुछ ढूंढने के लिए तुम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर रहे हो, उसे एक्सपीडिशन कहा जाता था। तो 10-15 लोगों को भेज देते थे एक्सपीडिशन पे, निकलो तुम खाने पीने का सामान ले जाओ, और तुम्हें अगर कोई कॉपर की माइन वगैरह मिले रास्ते में तो वापस उसको लैंडमार्क करके कि भाई यहाँ पे जगह है, और रास्ता मैप वगैरह बना के वापस आ जाना, ताकि हम पूरी सेना लेके सारा सामान निकाल के वहां से वापस आ जाए। ठीक है, तो ऐसी एक्सपीडिशन भेजी गई कहाँ पे, राजस्थान के खेतरी रीजन में। खेतरी रीजन कॉपर के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान के खेतरी रीजन में एक्सपीडिशन भेजी गई और साउथ इंडिया में भेजी गई। साउथ इंडिया में कौन सा मेटल मेनली पाया जाता है, वो पाया जाता है गोल्ड। KGF का नाम भी सुना होगा। फिर उसके बाद अब एक्सपीडिशन पे भेजा, तो राजस्थान के जो खेतरी वगैरह रीजन है साउथ इंडिया, यहाँ पे भी कोई रहता होगा, तो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज रहती थी उनके पास गए भाई, उनसे बातचीत वगैरह करी, तो बोलचाल बन गई, कम्युनिकेशन बन गया, और उनसे कहा कि भाई हमें ट्रेड करना है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये जो थोड़ा सा रॉ मटेरियल कॉपर हमें दे दो, हम बदले में तुम्हें कुछ बीड्स वगैरह दे देंगे या फिर कुछ कुछ दे देंगे। तो इन सब का ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भाई तुम हमें कॉपर दो, हम तुम्हें बीड्स देंगे, जो भी है बीड्स या फिर जो भी उन्होंने दिया होगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का हमें कैसे पता चला कि भाई वो कोई बुक्स तो लिख के नहीं गए थे, लिख के भी गए थे तो हमने हड़प्पन लैंग्वेज को डेसिफर नहीं कर पाए, अब तक समझ नहीं पाए। तो हमें कैसे पता चला कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमें पता चलता है क्योंकि हड़प्पन लोगों की जो स्टीयरटाइट की जो बीड्स बनती थी, जो कि बहुत ही रेयर होती थी, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी, जो कि स्टीयरटाइट से बहुत अच्छी अच्छी बीड्स बनती थी। ठीक है, वो बीड्स राजस्थान के खेतरी रीजन में मिली हैं। इसका मतलब भाई वहाँ के हड़प्पा वाले लोग यहाँ पे आके ट्रेड करके गए होंगे स्टीयरटाइट बीड्स के बदले में कॉपर। ठीक है, तो ये हमें ऐसे पता चलता है। फिर अब आप कह रहे हो कि भाई खेतरी रीजन से कॉपर ट्रेड किया, अब ट्रेड किया ये तो पक्का है क्योंकि स्टीयरटाइट की बीड्स मिली है, तब कॉपर ही ट्रेड क्यों किया, कोई और चीज क्यों नहीं की, कॉपर था या नहीं, इसका एविडेंस कैसे मिला, क्योंकि हमें तो बस स्टीयरटाइट की बीड्स मिली, कॉपर थोड़ी मिले। तो कॉपर भी मिला है। हमने देखा कि जो खेतरी का जो एरिया है वहाँ पे कल्चर है, जैसे कि जो हड़प्पन कल्चर है हमारा, हड़प्पन टाइम पीरियड जो था 2600 से लेके 1900 के टाइम पीरियड, इसको हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। तो ऐसे ही खेतरी में भी एक कल्चर था किसी टाइम पीरियड के बीच में, टाइम पीरियड नहीं दिया गया एनसीईआरटी में, T1 से लेके T2 मान लो। तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो खेतरी में कल्चर था उसका नाम था गणेश्वर जोधपुर कल्चर। तो जो गणेश्वर जोधपुर कल्चर है ये एक नॉन हड़प्पन कल्चर है, यहाँ पे बहुत सारा कॉपर मिला है, यानी कि कॉपर की कोई कमी नहीं थी, अनयूजुअल कॉपर जो मिल सकता है वो यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे हमें स्टीयरटाइट की बीड्स भी मिली हैं। इससे हमें पता चलता है कि भाई यही लोग होंगे जिन्होंने हड़प्पा वालों को कॉपर पहुंचाया होगा। ठीक है,
उसके बाद हमें बताया गया है ओमान। ओमान एक देश है सऊदी अरेबिया के पास। उसके बारे में बताया गया है कि ओमान से भी हम कॉपर मंगाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जो थे वो कॉपर मंगाते थे ओमान से भी। हमें कैसे पता चला कि भाई ओमान से कॉपर मंगाते थे? क्योंकि जो ओमान देश है, ओमान एक बार मैप पे बता देता हूँ कौन सा देश है। जैसे कि ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, और ये यहाँ से थोड़ा ऐसे निकाल के इंडिया हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया इंडिया, ये सब छोड़ देना। ठीक है, ये यहाँ पे है यमन एक देश, यहाँ पे है ओमान, और यहाँ पे हमारा सऊदी अरेबिया। ठीक है, यहाँ पे 3-4 छोटे मोटे देश हैं, वो भी इसमें बताएंगे भी। ठीक है, और ये है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला एरिया, इतना समझ लो। ठीक है, ये हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला। ये गुजरात का कोस्ट समझ लो, और यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह का कोस्ट हो गया। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है। तो यहाँ पे हम ओशन रूट से ट्रेड करते थे ओमान के साथ। अब ऐसा कैसे पता चला है? क्योंकि जो ओमान का जो कॉपर है, ओमान जो देश है उसका जो कॉपर है, उस कॉपर में निकल पाया जाता है। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें जो कॉपर यूज किया गया है उसमें भी निकल पाया गया है। इसका मतलब भाई ओमान से मंगाया होगा जब भी निकल मिला है। ठीक है, तो एक तो ये साइंटिफिक एविडेंस हो गया, और एक और एविडेंस होता है आर्कियोलॉजिकल टाइप का। वो क्या है कि हड़प्पन जार मिला है हमें एक, कि भाई एक बड़ा सा बैरल टाइप का समझ लो, एक हड़प्पन जार मिला है, थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कोटेड भी किया गया है उसे। और वो हमें कहाँ मिला है? वो मिला है हमें ओमान में। भाई ओमान में हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं थी, तो हड़प्पन जार उधर क्या कर रहा है? तो वो उधर कर रहा होगा भाई, ट्रेड कर रहा होगा कि भाई हड़प्पा वाले बोले कि हम तुम्हें जार देंगे, और ये जो ओमान वाले हैं ये बोले हम तुम्हें कॉपर देंगे। खाली जार का तो ओमान वाले क्या करेंगे? तो उस जार में कोई सामान होगा, कोई लिक्विड हो सकता है या फिर कोई सॉलिड हो सकता है, वो चीज बेची गई होगी ओमान वालों को कॉपर के बदले में। अब भाई वो चीज तो उन्होंने यूज कर ली, अब समय के साथ हमें तो पता नहीं क्या चीज थी, लेकिन जार मिला, इसका मतलब वहां पे ट्रेड हुआ था कॉपर के बदले में। ठीक है, और एक और डिटेल दी गई एनसीईआरटी में, जो थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से कोट किया गया है, वो इसलिए कोट यानी कि जार के चारों तरफ एक लेयर बना दी ब्लैक क्ले की, ब्लैक सोइल की। तो कोट इसलिए किया गया है ताकि जो अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर ना आए। अब इतनी मोटी कोटिंग से जो अंदर का जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको बाहर नहीं आने देती सोइल। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई अंदर कोई सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड था, जो कि ट्रेड किया गया था ओमान के साथ कॉपर के बदले। ठीक है, उसके बाद एक और एविडेंस पता चलता है हमें, जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स हैं, यानी कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले लिख के गए थे बहुत सारा। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पोरेरी थी। कंटेम्पोरेरी यानी कि उसी के टाइम पीरियड की, यानी कि जिस टाइम पीरियड पे हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रही थी उसी टाइम पीरियड पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रही थी। दोनों एक साथ चल रही थी। ठीक है, अलग अलग रीजन में। तो जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है उनमें बताया गया है कि ये कॉपर जो मेटल था वो कहाँ से लेके आते थे? वो लेके आते थे एक मगन नाम के एरिया को, और ये मगन अदर नेम है किसका? ओमान का। यानी कि ओमान कॉपर एक्सपोर्ट करता था, ये तो हमें पक्का हो चुका है क्योंकि वो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा हुआ मिला है हमें। ठीक है, और जो मेसोपोटामियन का कॉपर मेटल है उसमें भी निकल पाया गया है। अब तो और पक्का हो गया कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी निकल पाया गया था, ओमान में भी निकल पाया गया था, और मेसोपोटामिया में भी निकल पाया गया था, यानी कि ओमान ही इन दोनों को एक्सपोर्ट कर रहा था। अभी तो पक्का हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने 3 एरिया का नाम बताया जिनके साथ वो ट्रेड करते थे। तो एक बार देख लेते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है। तो यहाँ के आसपास इराक पड़ता है, वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और ये ओमान हो गया, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गई।
और एक यहाँ पे एक एरिया दिया गया है जिसका नाम बताया गया है दिलमुन। दिलमुन आज के टाइम पीरियड पे आइलैंड ऑफ बहरीन करके एक देश है, छोटा सा बिल्कुल, वो एरिया को दिलमुन कहा गया है। और ओमान को उन्होंने नाम रख रखा है मगन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया है, इसका नाम रख रखा है उन्होंने मेलहुआ। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाले बोले कि इन 3 देशों के साथ हमारा ट्रेड होता था। दिलमुन जो कि यहाँ पे है, मगन जो कि ओमान है, और मेलहुआ जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि भाई जो मेलहुआ नाम है वो उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए ही स्पेसिफिकली यूज किया गया है, इसका एविडेंस क्या है? तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्होंने मेलहुआ को कहा था कि ये सी फारर्स हैं, यानी कि ये समुद्र में अपनी नाव लेके दूर दूर से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और सी फारर्स यहाँ पे सिर्फ मेसोपोटामियन लोग ही दिख रहे हैं, क्योंकि ये सबसे अलग हैं। ये सारे तो लैंड से कनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये सी फारर्स थे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेलुहा कहा जाता था और ये ट्रेड करते थे आपस में मेसोपोटामियन, ओमान और दिलमुन के साथ। पोटामियन वाले कह रहे हैं कि हम मेलुहा यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्या क्या मंगाते थे? वो मंगाते थे कार्नेलियन जो कि हड़प्पन साइट्स में पाया जाता था। लैपिस लजूली, अभी भी बताया था, एक स्टोन होता है ब्लू कलर का जो कि सोरतुगा अफगानिस्तान से मंगाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, वो इन्हें एक्सपोर्ट कर देते थे। ठीक है, और कॉपर खेतरी रीजन से आता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। गोल्ड साउथ इंडिया से लेके आते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले, और वुड तो जंगलों से काट लेते थे। ठीक है, तो ये सब मेसोपोटामिया वाले मंगाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन वालों से। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इस वीडियो के नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।